अध्याय 81 तियानहेंग होल्डिंग्स का काला सच। झोंग नुआनुआन ने अपनी भौहें सिकोड़कर चियांग की तरफ देखा, जो उस वक्त बेहद गंभीर लहजे में बात कर रहे थे। उनकी आवाज में एक अजीब सी सख्ती थी। जब नुआनुआन को आखिरकार बोलने का मौका मिला, तो उसने बड़ी मासूमियत से कहा, पर चियांग भाई, वो आदमी तो मुझे काफी भला मानस लगता है। जिस तरह से वो बात करता है, वो तो बिल्कुल एक सभ्य जेंटलमैन की तरह पेश आता है। उसकी बात सुनकर चियांग ने गहरी सांस ली और उसे समझाते हुए बोले, देखो नुआनुआन, ये तियानहेंग होल्डिंग्स एक विदेशी ग्रुप है। इन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन विदेश में कराया है और इनके पास इतना पैसा है जिसकी कोई गिनती नहीं। सिर्फ 5 साल पहले शुरू हुई ये कंपनी देखते ही देखते पूरे यूरोप और एशिया पर छा गई। लेकिन इनका सबसे बड़ा निशाना हमारा देश कामिनो है। ऊपर से देखने में तो तियानहेंग बिल्कुल साफ सुथरी लगती है, लेकिन इसके अंदर के सारे सदस्य बहुत रहस्यमयी है। और सबसे बड़ा राज तो इनका चेयरमैन है, जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। उनका जनरल मैनेजर एडन तो पिछले साल ही चुना गया है। मुझे तो लगता है कि इससे पहले वाला प्रेसिडेंट बस एक मोहरा था जिसे इन्होंने किराए पर रखा था। ये एडन ही इस गिरोह का असली हिस्सा है। चियांग की आंखों में शक और गहरा हो गया था। वो आगे बोले, एम्परर डिस्ट्रिक्ट के बड़े बड़े लोगों ने एडन की जांच करने की कोशिश की, पर वो बंदा इतना चालाक है कि किसी के हाथ कुछ नहीं लगा। पर एक बात तो तय है, वो कोई आम इंसान तो बिल्कुल नहीं है। जब ये लोग कामिनो में आए, तो रातों रात इन्होंने 17 बड़े स्टोर्स खोल दिए और बड़े शहरों के मार्केट पर कब्जा कर लिया। इनके पास इतना अंधा पैसा है कि इन्हें घाटे का कोई डर ही नहीं लगता। इसीलिए मुझे पूरा शक है कि ये विदेश का कोई खतरनाक गैंग है जो बिजनेस के चोले में अपना काला धंधा चला रहा है। नुआनुआन यह सुनकर दंग रह गई। उसके मन में तो जैसे धमाका सा हुआ। खुद का बचाव करने के लिए उसने बात संभालते हुए कहा, पर क्या आपको नहीं लगता कि तियानहेंग का चेयरमैन कोई बहुत ही समझदार और दूरदर्शी इंसान होगा? उसने मार्केट को अच्छे से समझा और फिर पूरे भरोसे के साथ पैसा लगाया ताकि मुनाफा कमा सके। ऐसा इंसान तो बड़ा ही नेक दिल और सुलझा हुआ लग रहा है। असल में नुआनुआन ये सब कहकर अपना ही बचाव कर रही थी, क्योंकि वो कंपनी उसी की थी। लेकिन चियांग ने तुरंत उसकी बात काट दी। नुआनुआन, बिजनेस करने वाले लोग हिसाब किताब से चलते हैं। कोई भी समझदार आदमी वहां पैसा नहीं झोंकता जहां उसे तुरंत मुनाफा न दिखे। चाहे किसी के पास कितना भी पैसा क्यों न हो, वो ऐसे पागलों की तरह जोखिम नहीं उठाएगा। आखिर किसी भी देश का पैसा वहां के टैक्स भरने वालों की मेहनत का होता है। पुराने जमाने से ही ये सच रहा है कि जो लोग इस तरह अंधाधुंध पैसा लुटाते हैं, वो ईमानदार बिजनेसमैन नहीं होते। ये लोग या तो सट्टेबाज होते हैं, या फिर वो जो अपना काला धन सफेद करना चाहते हैं। उनके पास गलत तरीके से कमाया हुआ बहुत पैसा होता है, इसलिए उन्हें उसे खोने का गम नहीं होता। तो तुम्हारी ये बात बिल्कुल गलत है। ये तियानहेंग होल्डिंग्स पक्का एक विदेशी गैंग है, जो बस इतना सारा पैसा एक साथ निवेश करके खुद को शरीफ दिखाने की कोशिश कर रहा है। नुआनुआन के पास अब कहने को कुछ नहीं बचा था। वो एकदम चुप हो गई। बेचारी नुआनुआन, वो कोई काला धन सफेद नहीं कर रही थी। उसके पास बस इतना ज्यादा पैसा था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कहाँ ठिकाने लगाए, इसलिए उसने निवेश करना शुरू कर दिया था। उसने फिर अपनी आवाज को एक नन्ही परी की तरह कोमल बनाते हुए धीरे से पूछा, तो चियांग भाई, क्या आप इन जैसे ग्रुप्स को खत्म करने की कोशिश करेंगे? जैसे ही चियांग के कानों में नुआनुआन की आवाज में चियांग भाई शब्द पड़ा, उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई मधुर संगीत बज उठा हो। यही शब्द जब झोंग कियान बोलती थी, तो उन्हें किसी डायन के मंत्र जैसा कड़वा लगता था। उन्हें नुआनुआन का इस तरह बुलाना बहुत पसंद आया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम मुझे आगे भी हमेशा चियांग भाई कहकर ही बुलाओगी? नुआनुआन ने भी प्यार से हामी भर दी। उसकी कोमल आवाज सुनकर चियांग के तो जैसे रोंगटे खड़े हो गए और उनकी मुस्कुराहट और भी खिल उठी। पर नुआनुआन को तो अपना जवाब चाहिए था। उसने फिर पूछा, चियांग भाई, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या आप उन्हें खत्म कर देंगे? चियांग ने तसल्ली देते हुए कहा, देखो,
वो कानूनी रूप से रजिस्टर्ड बिजनेस है। जब तक वो देश के लिए कोई मुसीबत खड़ी नहीं करते, हम उन्हें क्यों छेड़ेंगे? उनके होने से देश को टैक्स मिलता है और बाजार में मांग भी बढ़ती है। कुल मिलाकर तियानहेंग कामिनों के लिए एक जरूरी कंपनी है। ये सुनकर नुआनुआन को बड़ी राहत मिली, उसकी जान में जान आई। लेकिन ची यांग अपनी असल बात पर वापस लौट आए और उसे चेतावनी देते हुए बोले, चाहे जो भी हो, तियानहेंग का विदेशी गैंग से जुड़ा होना एक कड़वा सच है। और वो एडन भी कोई भला आदमी नहीं है। वो झोंग कियान चाहे उसके कितना भी करीब जाने की कोशिश करे, पर तुम कभी उसके पास भी नहीं जाओगी, समझी? क्या नुआनुआन अपना ये राज ची यांग से छुपा पाएगी? अध्याय 82। पहले ड्राफ्ट तैयार करो। भले ही ची यांग ने नुआनुआन को किसी बड़े ऑफिसर की तरह हुक्म दिया था, पर नुआनुआन भांप गई थी कि ये कोई ऑर्डर नहीं, बल्कि जेलसी थी। असल में ची यांग ने तियानहेंग होल्डिंग्स की इतनी बुराई बस इसलिए की थी ताकि वो ये साबित कर सके कि एडन एक बुरा आदमी है और नुआनुआन को उससे दूर रहना चाहिए। जब नुआनुआन को ये बात समझ आई तो उसने बड़े प्यार से जवाब दिया, आप फालतू में फिक्र कर रहे हैं। मेरे पास पहले से ही इतने अच्छे मंगेतर है, तो मैं किसी और के करीब क्यों जाऊंगी? अगर कभी बात करनी भी पड़ी तो वो बस काम के सिलसिले में होगी। आप चिंता मत कीजिए ची यांग भाई, झोंग कियान जो करना चाहती है उसे करने दीजिए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। आपके अलावा मैं किसी और मर्द से कभी प्यार नहीं कर सकती। आपके अलावा मैं किसी और से प्यार नहीं कर सकती। बस। ये लाइन सुनते ही ची यांग को ऐसा लगा जैसे उनके दिल में खुशियों का कोई बम फूट गया हो। उनके पूरे दिमाग में बस यही एक बात गूंज रही थी। उनकी दुनिया जैसे थम सी गई और ये एक जुमला उनके चेहरे पर कभी न खत्म होने वाली मुस्कान दे गया। पता है फिर क्या हुआ? उन दोनों ने फोन पर पूरे 2 घंटे तक बात की। और कमाल की बात ये कि एक पल के लिए भी बात रुकी नहीं। फोन रखने के बाद नुआनुआन खुद सोच में पड़ गई कि क्या ये वही आदमी है जो पहले 2 लाइन बोलकर बात खत्म कर देता था। भाई ची यांग तो बड़ी तेजी से तरक्की कर रहे थे। दूसरी तरफ वो ची यांग जिन्हें नुआनुआन अभी मन ही मन दुआएं दे रही थी, उनके चेहरे से वो बड़ी सी मुस्कान हट ही नहीं रही थी। उन्होंने तुरंत रिमोट उठाया और अपने ऑफिस का एसी बंद कर दिया। यकीन मानिए, नुआनुआन से फोन पर बात शुरू करने के सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही उन्हें पसीना आने लगा था। शुरुआत में तो वो थोड़े घबराए हुए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें नुआनुआन से लंबी बातें करने में मजा आने लगा। उन्हें खुद पर बड़ा गर्व महसूस हो रहा था कि चलो, आज तो उन्होंने कमाल कर दिया। पूरे 2 घंटे की बातचीत के बाद जब उन्होंने फोन रखा, तब कहीं जाकर उनका पसीना सूखना शुरू हुआ। तभी उन्होंने बाहर आवाज लगाई, चेन के। बाहर खड़ा गार्ड अपने डायरेक्टर जनरल की आवाज सुनकर तुरंत अंदर हाजिर हुआ। जी सर। ची यांग ने बड़े रौब से कहा, इस हफ्ते शनिवार रविवार की 2 दिन की छुट्टी ले लो। क्या? चेन के तो चकरा गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ। तभी ची यांग ने अपनी मेज से A4 साइज के 2 कागज उठाए, जो ऊपर से नीचे तक लिखावट से भरे हुए थे। चेन के ने जैसे ही उन कागजों को देखा, वो सारा माजरा समझ गया। उसने अपनी बत्ती सी दिखाते हुए एक बड़ी सी मुस्कान दी। सर, कुछ बात बनी? चेन के ने चुटकी लेते हुए पूछा। ची यांग ने बड़े गर्व से शेखी बघारते हुए कहा, मैंने अपनी मंगेतर से पूरे 2 घंटे बात की है। चेन के ने भी चाहते हुए कहा, वाह सर, आप तो छा गए। सच कहूँ तो जब मेरी नई नई शादी हुई थी, तब भी मैं अपनी पत्नी से इतनी लंबी बात नहीं कर पाता था। ची यांग खुश थे। उन्होंने कहा, ठीक है, अब जाओ और इस वीकेंड अपनी पत्नी के साथ वक्त बिताओ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपको बहुत बधाई। चेन के तो खुशी से पागल हो गया। उसने तो बस डायरेक्टर जनरल को कुछ अजीब से आइडिया दिए थे, किसे पता था कि वो सच में काम कर जाएंगे। वो खुशी खुशी अपनी ड्यूटी पर वापस लौट गया। ची यांग अपनी मेज पर रखे उन 2 कागजों को देख रहे थे और मुस्कुराए जा रहे थे। असल में हुआ ये था कि दोपहर से ही उन्हें अपनी नुआनुआन की याद सताने लगी थी। जब निंग वेनहाओ ने बताया कि उसने नया फोन पहुंचा दिया है,
तो ची यांग का मन हुआ कि अभी फोन लगाकर बात करें। पर समस्या ये थी कि ची यांग अपनी भावनाएं जताने में बड़े कच्चे थे। उन्हें समझ नहीं आता था कि वो अपना प्यार और अपनी याद शब्दों में कैसे बयां करें। अब सोंग किंग तो खुद कुंवारा था, तो ची यांग ने उससे सलाह लेना बेकार समझा। लेकिन उन्हें याद आया कि ये जो गार्ड है चेंग के, इसकी पिछले साल ही शादी हुई है और ये बंदा अपनी बीवी को मनाने और खुश रखने में बड़ा माहिर है। भले ही ची यांग पद में बड़े थे, पर इश्क के मामले ईक्यू में वो चेंग के आगे बच्चे ही थे। जब चेंग के ने अपने साहब की परेशानी सुनी तो उसने बस 3 शब्द कहे, ड्राफ्ट लिख लीजिए। कहते हैं कि झूठ बोलने के लिए तैयारी नहीं चाहिए होती, पर ची यांग को तो सच बोलना था और जब भी वो नुआनुआन से बात करते उनके शब्द लड़खड़ा जाते थे। इसीलिए उन्होंने बाकायदा 2 पन्नों का भाषण तैयार किया था ताकि फोन पर कोई गड़बड़ न हो। ना मज़ेदार। ची यांग जैसा सख्त ऑफिसर भी अपनी मंगेतर से बात करने के लिए स्क्रिप्ट लिख रहा है। अध्याय 83, दिल की कमी दिमाग से पूरी। पता है, ची यांग उस वक्त बिल्कुल वैसे ही लग रहे थे जैसे कोई बड़ा नेता भाषण देने की तैयारी कर रहा हो। फोन पर वो जो इतनी बातें कर पा रहे थे वो कोई कुदरती करिश्मा नहीं था, बल्कि इसलिए था क्योंकि उन्होंने बाकायदा एक पॉइंट रट लिया था। उनका तरीका बड़ा सीधा था, जैसे ही एक टॉपिक खत्म हो तुरंत दूसरे पर कूद जाओ। जब तक हाथ में वो आउटलाइन नक्शा है तब तक बातचीत का तालमेल बिल्कुल सही रहेगा और नुआनुआन को शक भी नहीं होगा। अगर दूसरी बात खत्म हो गई तो बिना रुके तीसरी शुरू कर दो। ची यांग ने अपनी उस लिस्ट को देखा जिसमें उन्होंने पूरे 48 टॉपिक्स लिखे थे। इन्हीं टॉपिक्स की बदौलत वो नुआनुआन से पूरे 2 घंटे और 3 मिनट बात कर पाए थे। ये उनके जीवन का सबसे लंबी बातचीत का रिकॉर्ड था। अब अपनी मंगेतर के साथ आगे भी ऐसी ही क्वालिटी वाली बातें करने के लिए ची यांग एक साइंटिस्ट की तरह अपनी इस बातचीत का विश्लेषण एनालिसिस करने लगे। देखो भाई, भले ही उनका ईक्यू इमोशनल इंटेलिजेंस कम था, लेकिन वो अपने जबरदस्त आईक्यू दिमाग से उसकी कमी पूरी कर रहे थे। उन्होंने सारा डेटा चेक किया कि उनकी बीवी को किन बातों में दिलचस्पी है और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो उन दोनों को पसंद है। इसके बाद उन्होंने अगली कॉल के लिए आउटलाइन तैयार करनी शुरू कर दी। उन्होंने कुछ ऐसे मुद्दे भी लिखे जो शायद नुआनुआन को बोर करें, पर उनके बारे में बात करना जरूरी था। लेकिन ची यांग को डर था कि कहीं नुआनुआन को ये न लगे कि वो किसी ऑफिस मीटिंग में बैठी है। इसलिए उन्होंने बातों को जोड़ने के लिए बीच बीच में अच्छा, वैसे और सुनो जैसे शब्द जोड़े ताकि सब कुछ एकदम नेचुरल लगे। वो चाहते थे कि उनकी बातचीत बिल्कुल मक्खन की तरह चले। बेचारी नुआनुआन, उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ची यांग उसके लिए पीछे पीछे कितनी मेहनत कर रहे हैं। उसे तो बस ये लग रहा था कि उसका मंगेतर कितना प्यारा है जो उसे इतना वक्त दे रहा है। वो ची यांग की इस तरक्की से बड़ी इम्प्रेस थी। फोन रखने के बाद वो बिस्तर पर लेटी एक किताब पढ़ रही थी, पर उसका ध्यान इतना भटका हुआ था कि वो एक पन्ना तक खत्म नहीं कर पाई। दूसरी तरफ मातम छाया हुआ था। इधर झोंग कियान की हालत खराब थी। वो गुस्से और बेचैनी के मारे पागल हुई जा रही थी। उसने घर की वो सारी चीजें उठाकर जमीन पर पटक दीं जो ज्यादा महंगी नहीं थीं। आखिर गुस्सा भी तो हिसाब से आता है। उसने एडन को दोपहर 4 बजे फोन किया था और अब रात के 10 बज चुके थे, पर एडन का न कोई कॉल आया न मैसेज। कियान को काटो तो खून नहीं। उसे डर लगने लगा था। क्या एडन को लगता है कि मैं उसके लायक नहीं हूं? या फिर उसके दिमाग में शक का कीड़ा जागा, कहीं उस चुड़ैल नुआनुआन ने एडन के कान तो नहीं भर दिए। कियान को पूरा यकीन था कि नुआनुआन उससे नफरत करती है, खासकर ची यांग वाले मामले के बाद। मैं कितनी पागल हूं। मैंने कैसे सोच लिया कि नुआनुआन मेरे लिए कुछ अच्छा बोलेगी। उसकी माँ जियांग शुवान ने सुना था कि नुआनुआन ने एडन से कहा था कि कियान का कोई मंगेतर नहीं है और वो उसे डेट कर सकता है। पर अब कियान को लग रहा था कि ये सब एक चाल थी। शायद एडन पहले नुआनुआन को चाहता था, पर जब उसे पता चला कि वो तो ची यांग की होने वाली पत्नी है,
तो उसने मजबूरी में कियान कियान की तरफ देखा होगा। वो अपनी माँ के पास भागी और रोते रोते अपनी ये थ्योरी सुनाई। जियांग शुवान को भी बात में दम लगा। गुस्से के मारे उसकी आंखों से जैसे जहर टपक रहा था। उसने तरकीब सुझाई, एक काम कर, हमारी कामवाली आंटी झाओ के फोन से उसे कॉल कर। देखते हैं कि वो अनजान नंबर उठाता है या नहीं। कियान कियान को ये आइडिया सही लगा। वो घबराते हुए अपनी माँ के साथ आंटी झाओ के कमरे की तरफ बढ़ी, पर फोन हाथ में लेते ही उसके हाथ कांपने लगे। मम्मी, अगर उसने अनजान नंबर देखते ही तुरंत फोन उठा लिया तो मैं क्या कहूंगी? अगर उसने मेरा फोन इग्नोर किया और ये उठा लिया तो मैं तो शर्म के मारे मर जाऊंगी। अपनी बेटी का उतरा हुआ चेहरा देखकर जियांग शुवान का दिल पसीज गया। उसने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, कियान कियान, हिम्मत मत हार। तुझे पता है न कि एडन कोई मामूली आदमी नहीं है। वो इस जियांग से लाखों गुना बेहतर है। उसकी इज्जत सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में है। तुझे उसे पाना ही होगा। क्या एडन अनजान नंबर से आने वाला फोन उठाएगा? और अगर उठा लिया तो कियान कियान के टूटे हुए दिल का क्या होगा? जानने के लिए बने रहिए। अध्याय 84। रईस घर की बहू बनने के पैंतरे। जियांग शुवान अपनी बेटी की आंखों में आंखें डालकर उसे ऐसे समझा रही थी जैसे कोई गुरु अपने चेले को जंग पर जाने से पहले आखिरी सीख देता है। उसने कहा, कियान कियान, मेरी बात कान खोल कर सुन। अगर तुझे एडन जैसे रईस और ताकतवर आदमी के साथ रहना है तो तुझे अपना दिल पत्थर का करना होगा। तुझे उस पर लट्टू भी नहीं होना है, लेकिन उसे अपना सब कुछ न्योछावर करने का एहसास भी दिलाना है। वो आगे बोली, तुझे क्या लगता है एडन जैसे आदमी के साथ रहने के लिए सिर्फ उसका प्यार काफी है? बिल्कुल नहीं। अगर तुम दोनों सीरियस भी हो जाओ तो भी उसका खानदान और उसके इर्द गिर्द घूमने वाली खूबसूरत लड़कियां तेरे रास्ते का कांटा बनेंगी। शुवान ने उसे कड़े लहजे में समझाया, इसीलिए मैंने कहा था कि अपनी बातों और कामों में थोड़ी चालाकी ला। तुझे रहस्यमय बनना होगा, अपनी भावनाएं छुपानी होंगी। अगर तू एडन जैसा हीरा चाहती है तो आज से ही अपने जज्बातों पर काबू रखना सीख। समझ रही है मैं क्या कह रही हूं? कियान कियान ने अपना निचला होंठ दबाया और धीरे से कहा, जी मम्मी, समझ गई। शाबाश। अब सुन, अगर वो ये फोन उठाता है तो तुझे एकदम शांत रहना है। मुझे पक्का यकीन है कि उसके मन में तेरे लिए कुछ तो है, ये तेरा वहम नहीं है। इसलिए अगर उस चुड़ैल नुआ ने एडन के सामने तेरी बुराई की भी होगी तो भी तुझे अपना कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास नहीं खोना है। तुझे एडन को ये यकीन दिलाना होगा कि नुआन एक चालबाज औरत है, ताकि वो तुझसे जुड़े और उस लड़की से दूरी बना ले। समझी? कियान कियान की आंखों में अब एक नई चमक थी। हाँ मम्मी, मैं समझ गई। मैं एडन का दिल जीतकर ही दम लूंगी। ठीक है, अब फोन लगा। और हाँ, स्पीकर ऑन रखना ताकि मैं उसकी हर बात सुनकर तुझे बता सकूं कि उसका असली मतलब क्या है। कियान कियान ने एक लंबी सांस ली और अपनी धड़कनों को काबू में करते हुए कामवाली आंटी झाओ के फोन से एडन को कॉल मिला दिया। पहली ही घंटी गई थी कि फोन उठा लिया गया। उस वक्त डर के मारे कियान कियान का चेहरा सफेद पड़ गया, लेकिन अगले ही पल फोन के दूसरी तरफ से जो आवाज आई उसे सुनकर तो उसका चेहरा और भी ज्यादा पीला पड़ गया, जैसे किसी ने उसे जोरदार तमाचा मार दिया हो। हेलो, कौन बोल रहा है? फोन के दूसरी तरफ से एक लड़की की बेहद मीठी और सुरीली आवाज आई। हालांकि पीछे काफी शोरशराबा सुनाई दे रहा था, पर कियान कियान को ये समझते देर नहीं लगी कि ये आवाज किसी जवान और बेहद खूबसूरत लड़की की है। कियान कियान की आंखें तुरंत डबरबा गईं। उसे इतना बुरा लगा कि उसका रोना निकल गया। वैसे तो वो नुआन के सामने बड़ी शेरनी बनती थी, पर दूसरों के सामने वो अंदर से दब्बू ही थी। और यहाँ तो बात एडन की थी, जिसकी हैसियत उससे 80 गुना ज्यादा थी। जाहिर है उसके आसपास की लड़कियां भी कोई मामूली नहीं होंगी। दूसरी तरफ से बार बार हेलो हेलो होता रहा, पर कियान कियान की तो जैसे जुबान ही सिल गई थी।
उसे इतनी शर्मिंदगी और जलन महसूस हो रही थी जैसे उसने किसी को रंगे हाथों पकड़ लिया हो। जियांग शुवान ने देखा कि उसकी बेटी गूंगी बनी खड़ी है, तो उसने झट से अपना फोन निकाला और उस पर टाइप करके उसे दिखाया। बात कर। उससे पूछ कि वो कहाँ है। उसकी अभी शादी नहीं हुई है। तू डर क्यों रही है? हेलो, कौन है भाई? अगर बात नहीं करनी तो मैं फोन काट रही हूँ। दूसरी तरफ वाली लड़की अब चिढ़ने लगी थी। कियान की हिम्मत जवाब दे गई। उस अनजान लड़की की मीठी आवाज सुनकर उसे अपना वजूद छोटा लगने लगा। उसने डगमगाते हुए कहा, सॉरी, लगता है मैंने गलत नंबर लगा दिया है। वो फोन काटने ही वाली थी। तभी उस लड़की ने पूछा, क्या आप भाई एडन से बात करना चाहती है? कियान सन्न रह गई। भाई एडन? इसका मतलब ये लड़की एडन के काफी करीब है। कियान ने अपने चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान लाने की कोशिश की, जो उसकी रोती हुई शक्ल से भी ज्यादा बदसूरत लग रही थी। ओह, क्या ये एडन का ही फोन है? मुझे लगा मैंने गलत नंबर लगा दिया था। दूसरी तरफ से आवाज आई, अब उसमें थोड़ी सख्ती थी। तुम कौन हो? तुम्हें उनका नंबर कहाँ से मिला? और तुम उनसे क्यों मिलना चाहती हो? अब कियान इस सौतन जैसी लड़की को क्या जवाब देगी? क्या एडन खुद फोन पर आएगा या ये अनजान लड़की कियान का पत्ता साफ कर देगी? जानने के लिए तैयार रहिए। अध्याय 85। एडन के साथ वो रहस्यमयी औरत। झोंग कियान की तो जैसे जान ही निकल गई थी। उस अनजान औरत के रूखे और अकरू बर्ताव ने उसे शर्मिंदगी से पानी पानी कर दिया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन को कैसे संभाले। मैं वो। कियान के मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। उसका दिमाग सुन पर गया था। उसे ऐसा लग रहा था मानो वो औरत अपनी बातों से उसके दिल के 1000 टुकड़े कर रही हो। जियांग शुवान से अपनी बेटी की ये हालत और ज्यादा देर देखी नहीं गई। उसने झपट्टा मारकर कियान के हाथ से फोन छीन लिया और शेरनी की तरह दहाड़ते हुए बोली, अरे भाई, तुम कौन हो? क्या तुम उसकी बीवी हो? अगर नहीं, तो एडन का फोन उठाने वाली तुम होती कौन हो? और तुम्हें एडन के दोस्तों के बारे में पूछताछ करने की क्या जरूरत है? हम उसे ढूंढ रहे हैं, तो तुम्हें क्या तकलीफ है? अगर तुम उसकी बीवी भी होती, तब भी तुम्हें बीच में बोलने का कोई हक नहीं था। मैं एडन की सीनियर बड़ी हूँ। क्या अब तुम मुझसे भी पूछोगी कि मैं एडन को कैसे जानती हूँ? देखो लड़की, बिना वक्त बर्बाद किए एडन को फोन पकड़ाओ। मुझे उससे जरूरी बात करनी है। जियांग शुवान का ये चंडी वाला रूप देखकर दूसरी तरफ वाली लड़की भी सन्न रह गई। उसकी बोलती बंद हो गई। फोन पर अब सिर्फ किसी नाइट क्लब के शोर शराबे और तेज म्यूजिक की आवाज आ रही थी। तभी कुछ देर बाद फोन पर एक मर्द की आवाज गूंजी। वो एडन था। हेलो, कौन बोल रहा है? एडन की आवाज सुनते ही कियान ने झट से अपनी मम्मी के हाथ से फोन वापस ले लिया। उसके चेहरे पर अब डर की जगह शर्म और लाली थी। उसने बड़ी नज़ाकत से कहा, एडन, गुड इवनिंग। एडन की वो मखमली आवाज दूसरी तरफ से आई, अरे कियान, गुड इवनिंग। रुको, यहाँ बहुत शोर है। मैं जरा बाहर आता हूँ ताकि तुम्हारी बात अच्छे से सुन सकूं। जी, ठीक है। कियान को लगा जैसे उसका दिल उछलकर हलक में आ जाएगा। एडन ने उसे सिर्फ कियान कहा था, मिस कियान नहीं। इस छोटे से बदलाव ने उसे 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। कियान, बताओ कैसे याद किया? वो, मैं बस ये बताना चाहती थी कि इस रविवार दोपहर 12 बजे हमारे घर पर दावत है। पता है, लॉन्ग रिच रोड पर लेफ्ट बैंक टाउन। तुम बस गार्ड्स को बता देना कि तुम झोंग परिवार की दावत में आए हो। बिल्कुल, मैं जरूर आऊंगा। और सुनो, क्या उस दिन तुम मेरी पार्टनर डेट बनोगी? ये सुनते ही कियान की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मन तो किया कि अभी के अभी जोर से उछल पड़े, पर उसने अपनी खुशी को दबाया और बड़ी तमीज से बोली, हाँ, क्यों नहीं। तभी अचानक पीछे से फिर वही मीठी आवाज आई, एडन, अभी तक बात ही कर रहे हो? सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं।
चलो ना। ये सुनते ही कियान कियान को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी मीठी चाशनी में जहर घोल दिया हो। उसकी सारी खुशी एक पल में काफूर हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसा महसूस करे। उसने खुद पर काबू रखते हुए पूछा, वो लड़की कौन है जिसने तुम्हारा फोन उठाया था? एडन ने बड़े आराम से सफाई दी, अरे वो बस एक दोस्त है। प्लीज तुम कोई गलतफहमी मत पालना। सिर्फ एक दोस्त। कियान कियान के मन को सुकून मिला। उसने तो साफ साफ कह दिया कि वो बस एक दोस्त है और उसे गलत नहीं समझना चाहिए। जियांग शुवान ने बगल में खड़े होकर फिर से फोन पर टाइप किया और अपनी बेटी को दिखाया, देखा, मैंने कहा था ना, वो बस एक बिन बुलाई मक्खी है जिसका एडन से कोई लेना देना नहीं। तुझे फालतू में डरने की जरूरत नहीं थी। कियान कियान ने अब राहत की सांस ली। उसकी दुनिया फिर से रंगीन हो गई। ठीक है, मैं गलत नहीं समझूंगी। अच्छा सुनो, मैंने आज दोपहर में तुम्हें 2 बार फोन किया था। क्या तुमने मेरे मिस्ड कॉल्स देखे? क्या तुमने कॉल किया था? मेरे पास तो तुम्हारा कोई कॉल नहीं आया। कियान कियान ये सुनकर दंग रह गई। अरे, ये कैसे हो सकता है? तभी पीछे से फिर आवाज आई, एडन। एडन ने जल्दी में कहा, चलो अब वीकेंड पर मिलते हैं, मेरे दोस्त बुला रहे हैं। कियान कियान तो अभी और कुरेदना चाहती थी कि उसके कॉल कहाँ गायब हो गए, पर एडन ने फोन रखने की बात कह दी थी। खैर, उसे एडन से सफाई मिल गई थी, इसलिए वो खुश थी। ठीक है, बाय बाय कियान कियान। एडन एक सच्चा जेंटलमैन था, इसलिए उसने पहले फोन नहीं काटा। कियान कियान 2 सेकंड रुकी रही, ये देखने के लिए कि वो फोन काटता है या नहीं। जैसे ही उसने फोन काटने के लिए स्क्रीन पर हाथ बढ़ाया, तभी फोन कटने से ठीक पहले उस दूसरी लड़की की आवाज फिर से सुनाई दी। वो एडन से कह रही थी, अभी तो तुमने कहा था कि मैं तुम्हारी। वो लड़की एडन की क्या लगती थी? क्या एडन कियान कियान से झूठ बोल रहा है? ये राज अब और भी गहरा होता जा रहा है। अध्याय 86, तुम्हारी एक स गर्लफ्रेंड। झोंग कियान कियान के दिल की धड़कन जैसे एक पल के लिए रुक गई। वो बेताबी से एडन और उस लड़की के बीच की बातचीत को और सुनना चाहती थी, लेकिन अफसोस, गुस्से और घबराहट में उसने पहले ही लाल बटन दबाकर फोन काट दिया था। पल भर में उसका मूड ऐसा गिरा जैसे कोई ऊंची पहाड़ी से सीधे खाई में जा गिरा हो। उसने रोनी सूरत बनाकर अपनी माँ से पूछा, मम्मी, आखिर उस औरत का एडन के साथ क्या रिश्ता है? जियांग शुवान को अपनी बेटी की इस नादानी पर बड़ा गुस्सा आया। उसने झिड़कते हुए कहा, रिश्ता चाहे जो भी हो, तुझे उससे क्या? बस इतना समझ ले कि वो उसकी बीवी नहीं है, और उतना तेरे लिए काफी है। कियान कियान, मैंने पहले ही कहा था कि एडन एक हीरा है, और ऐसे शानदार मर्द के आसपास मक्खियां तो भिन भिन आएंगी ही। अगर एक मामूली सी लड़की की आवाज सुनकर तेरा ये हाल हो रहा है, तो फिर तू एडन का सपना देखना छोड़ ही दे। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी, कियान कियान चीख पड़ी। उस नुआनुआन को इतना अच्छा मंगेतर मिला है, मैं उससे पीछे नहीं रह सकती। मैं जो आदमी ढूंढूंगी, वो उसके वाले से लाख गुना बेहतर होगा। जब उसे नुआनुआन के वो 75 लाख के गाउन की याद आई, तो कियान कियान का दिल जलन और नफरत से भर गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसके सीने पर कोई भारी पत्थर रख दिया गया हो। उसने मन ही मन सोचा, अगर उस नुआनुआन ने चियांग को मुझसे न छीना होता, तो आज मुझे इस एडन के साथ फ्लर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कियान कियान ने खुद को शांत करने की कोशिश की। एडन वैसे तो बहुत अमीर और हैंडसम था, पर आखिर था तो विदेशी ही, और ऊपर से उसका प्लेबॉय अंदाज। वो चियांग जैसे जिम्मेदार और अनुशासित फौजी के सामने कहीं नहीं टिकता था। ये सोचकर कियान कियान को और भी दुख हुआ कि एडन के साथ रहने के लिए उसे जिंदगी भर ऐसी लड़कियों को धक्के मारकर बाहर निकालना पड़ेगा। दूसरी तरफ एडन की तो चांदी ही चांदी थी। क्लब के अंदर एडन अपनी ही दुनिया में मस्त था। हा हा हा, कियान कियान तो पक्का गुस्से के मारे लाल पीली हो गई होगी। और वो जियांग शुवान, क्या अजीब औरत है यार। खुद को मेरा सीनियर
बता रही थी। छी, कितनी बेशर्म है। एडन के ठीक बगल में एक बला की खूबसूरत लड़की बैठी थी। उसका चेहरा तो एशियाई था, पर नक्श एकदम गहरे और तीखे थे। उसके भूरे घुंघराले बाल उसके सीने और कमर पर बड़े ही कातिलाना अंदाज में बिखरे हुए थे। उसने काले रंग की टाइट लेदर जैकेट और शॉर्ट्स पहने हुए थे, जिसमें वो किसी डार्क एंजेल, अंधेरी दुनिया की परी जैसी लग रही थी। कपड़ों और मेटल एक्सेसरीज से वो भले ही बागी दिख रही थी, पर उसकी आंखों में एक राजसी चमक थी जो छिपाई नहीं जा सकती थी। दोनों तेज म्यूजिक की धुन पर झूम रहे थे और ड्रिंक्स का मजा ले रहे थे। क्लब में मौजूद हर किसी की नज़र इसी जोड़ी पर थी। तभी उस लड़की ने अपना फोन निकाला और एक नंबर मिलाया जो उसे जुबानी याद था। जैसे ही दूसरी तरफ से फोन उठा, उस लड़की के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। हेलो, बिग बॉस। झोंग नुआनुआन ने जब अपने फोन पर लोकेशन देखी तो उसकी भौहें तन गईं और होठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई। तुम कामिनो में क्या कर रही हो? अरे, जब आप यहाँ रह रही है तो मैं अकेले वहाँ क्या खाक छानती। बिग बॉस, मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं भी कामिनो में ही रहूंगी। इस तरह हम रोज एक दूसरे को देख पाएंगे। नुआनुआन ने मुस्कुराते हुए पूछा, अगर तुम दोनों ही यहाँ आ गए तो बड़े भाई का क्या होगा? अरे, उनकी फिक्र मत कीजिए। सच तो ये है कि उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा है। वो तो लूना को भी आपके पास भेजना चाहते थे, पर लूना को लगा कि अगर वो भी चली गई तो बड़े भाई वहाँ अकेले काम के बोझ तले दम तोड़ देंगे। इसलिए पहले मैं आ गई। नुआनुआन चाहे जिस भी जन्म में हो, उसके पास हमेशा ऐसे दोस्त रहे हैं जो उसके लिए जान देने को तैयार रहते थे। शुक्र है कि उन्हें ये नहीं पता था कि पिछले जन्म में उसकी मौत हो गई थी। नुआनुआन की आंखों में एक पुरानी गर्माहट चमक उठी। सुनो सेलिना, मैंने तुम्हारे परिवार का पता लगा लिया है। फोन के दूसरी तरफ 2 सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। फिर सेलिना की आवाज आई, जिसमें रत्ती भर भी दिलचस्पी नहीं थी। ओह, कौन है वो लोग? एम्परर डिस्ट्रिक्ट का गु परिवार, गु फैमिली। ये क्या बला है? सेलिना ने लापरवाही से पूछा। वो शहर के सबसे अमीर और नामी खानदानों में से एक है। अमीर और नामी? मैंने तो बस उन 4 बड़े घरानों, 4 डोमिनेंट फैमिलीज के बारे में सुना है। बाकी सब तो मेरे लिए कचरा है। नुआनुआन ने हंसते हुए कहा, पगली, अच्छा ये तो जान लो कि उस परिवार में तुम्हारा क्या रिश्ता है। तो मैं उनकी क्या लगती हूँ? तुम गु परिवार के जो अभी के मुखिया, मास्टर, हैं, उनकी ग्रैंडनीस, भतीजी की बेटी हो। छी छी, मतलब मैं बस एक साइड कैरेक्टर हूँ, सेलिना ने मजाक उड़ाते हुए कहा। नुआनुआन ने बात को थोड़ा और गहरा करते हुए कहा, मेरी जानकारी के हिसाब से तुम्हारी माँ ने 19 साल पहले शहर के दूसरे सबसे अमीर खानदान, यानी हुआंग परिवार, हुआंग फैमिली में शादी की थी। क्या सेलिना अपने परिवार से मिलेगी? और क्या कियान को पता चलेगा कि जिस लड़की से उसे जलन हो रही थी वो असल में नुआनुआन की सबसे वफादार साथी है? कहानी अब और भी दिलचस्प होने वाली है। अध्याय 87, असली रिश्ता। नुआनुआन ने फोन पर अपनी सहेली सेलिना को उसके परिवार का कड़वा सच बताना जारी रखा। उसकी आवाज में एक ठहराव था। उसने कहा, सेलिना, तुम्हें छोड़ने के कुछ साल बाद तुम्हारी माँ ने अपने मायके यानी गु परिवार का पूरा साथ दिया। उन्हीं की बदौलत आज वो परिवार शहर के सबसे अमीर घरानों में गिना जाता है। 18 साल पहले तुम्हारी माँ ने किसी दूसरे मर्द के साथ तुम्हारे भाई को जन्म दिया और 16 साल पहले तुम्हारी एक बहन भी हुई। 5 साल पहले वो पूरा का पूरा खानदान एम्परर डिस्ट्रिक्ट में बस गया। सेलिना की आवाज में एक अजीब सी बेरुखी थी। उसने पूछा, कौन से भाई बहन? किसके भाई बहन? नुआनुआन ने 2 टूक शब्दों में कहा, वही जो तुम्हारी माँ ने तुम्हें और तुम्हारे पिता को बेसहारा छोड़ने के तुरंत बाद दूसरे मर्द से शादी करके पैदा किए थे। सेलिना, सच तो ये है कि हमें ऐसी माँ या ऐसे परिवार की कोई जरूरत नहीं है। नुआनुआन जानती थी कि सेलिना का हाल भी पिछले जन्म में उसके जैसा ही हुआ था।
सेलिना भी अपने परिवार की राजनीति और धोखे की वजह से अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। भले ही इस जन्म में उसके ये दोस्त एक सच्चे परिवार के लिए तरस रहे थे, लेकिन नुआनुआन जानती थी कि उम्मीद ही इंसान को सबसे ज्यादा दर्द देती है। इसलिए वो जानबूझकर सेलिना के सामने उसके परिवार की बुराई कर रही थी, ताकि सेलिना उनसे कोई उम्मीद न रखे और बाद में उसे दुख न हो। सेलिना ने भारी मन से कहा, बिग बॉस, मैंने एडन से आपकी हालत के बारे में सुना। आप अपनी फैमिली के साथ जो झेल रही है, वो सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। आप पक्का बहुत उदास होंगी ना। सेलिना को याद आया कि जब नुआनुआन, बिग बॉस, ने उन सबको मौत के मुंह से निकाला था, तब उसने उनसे वादा किया था कि वो उन सबको एक आम जिंदगी और परिवार का प्यार दिलाएगी। उस वक्त नुआनुआन की आंखों में जो चमक थी, वो सेलिना आज तक नहीं भूली थी। नुआनुआन मुस्कुराई और बड़े ही प्रेरणादायक अंदाज में बोली, उदास होने वाली कोई बात नहीं है सेलिना। हमने अपनी जिंदगी में इतना कुछ देख लिया है, इतनी मुसीबतें झेली है, कि अब हम आम लोगों से कहीं ज्यादा मजबूत बन चुके हैं। इस दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं जो हमें नीचे गिरा सके। माना कि हम सब परिवार के प्यार के लिए तरसते हैं, पर हम किसी को मजबूर तो नहीं कर सकते ना। उसने आगे कहा, देखो, हमारे पास एक दूसरे की ये अनमोल दोस्ती है। हमने साथ मिलकर इतने बड़े बिजनेस खड़े किए हैं। जो हमारे पास है, वो दुनिया में बहुत कम लोगों को नसीब होता है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि इतने सालों के उतार चढ़ाव के बाद हम ही एक दूसरे का असली परिवार है? खून के रिश्तों में भी साजिशें और नफरत होती है, पर हम हमेशा एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं। अगर हमें परिवार का प्यार मिले तो अच्छा है, पर अगर न मिले तो इसमें दुखी होने वाली कोई बात नहीं। ये उनका घाटा है कि उन्होंने हमारे जैसे हीरे को खो दिया, ऐ ना। सेलिना तो जैसे गदगद हो गई। उसने उत्साह में कहा, बिग बॉस, मैं आपकी कितनी इज्जत करती हूँ, बता नहीं सकती। एडन ने मुझे बताया कि कैसे आपकी सौतेली माँ आपकी असली माँ की जायदाद पर ऐश कर रही है। उसने आपको 3 साल की उम्र में लावारिस छोड़ दिया था और अब आपकी माँ बनने का नाटक कर रही है, ताकि झोंग कियान आपकी जगह ले सके। जब मैंने ये सुना, तो मेरा मन किया कि अभी जाकर उस औरत और कियान का काम तमाम कर दूं। सेलिना ने एक राहत भरी सांस ली। आप हमेशा से अपने घर वापस जाना चाहती थीं, अपने परिवार से मिलना चाहती थीं। मुझे डर था कि इस सच को जानकर आप टूट जाएंगी, पर आपकी बातें सुनकर अब मुझे सुकून मिला है। आप वाकई हम सबको अंधेरे से बाहर निकालने वाली लीडर है। सेलिना की इन तारीफों को सुनकर नुआनुआन को ऐसा लगा जैसे उसके पर निकल आए हों और वो आसमान में उड़ रही हो। भले ही सेलिना उससे 3 साल बड़ी थी, पर वो हमेशा नुआनुआन की सबसे बड़ी फैन बनकर रहती थी। दोनों की पसंद नापसंद भी एकदम एक जैसी थी। नुआनुआन चाहती थी कि इस जन्म में वो सेलिना के लिए एक मिसाल बने। वो नहीं चाहती थी कि जब सेलिना अपने लालची परिवार से मिले, तो उसका हाल भी पिछले जन्म जैसा बुरा हो। तभी सेलिना ने अचानक शरारती अंदाज में पूछा, वैसे बिग बॉस, एडन कह रहा था कि आपका कोई मंगेतर भी है। नुआनुआन हंसी और बोली, क्यों? क्या अब तुम भी मेरा मजाक उड़ाना चाहती हो? हाँ भाई, मेरा मंगेतर एक फौजी है। और सुनो, मेरा सपना अब एक मेडिकल स्कूल में दाखिला लेने का है। क्या सेलिना नुआनुआन के मंगेतर यानी हमारे ची यांग भाई से मिलने के लिए बेताब होगी? और नुआनुआन का डॉक्टर बनने का सपना क्या रंग लाएगा? जानने के लिए इंतजार कीजिए। अध्याय 88। मुझे भी स्कूल जाना है। नुआनुआन को जब एडन की शक्ल याद आई, तो उसे हंसी आ गई। जब उसने एडन को बताया था कि वो डॉक्टर बनना चाहती है, तो एडन का चेहरा ऐसा हो गया था जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। पर नुआनुआन को अपना ये सपना किसी ईश्वरीय वरदान जैसा लगता था। सेलिना चहकते हुए बोली, बिग बॉस, ये तो कमाल का आइडिया है। सच में। आप एक्यूपंक्चर, सुई वाली तकनीक में उस्ताद है, दवाइयाँ बनाना जानती है, और अगर आपने सर्जरी भी सीख ली, तो पूरे कामिनों के मेडिकल जगत में आपका कोई सानी नहीं होगा। मरते हुए को बचाना और घायलों का इलाज करना कितना नेक काम है। और आपने कहा कि मेरे जीजाजी एक फौजी है। अरे वाह!
आप दोनों की जोड़ी तो स्वर्ग में बनी है, बिल्कुल मेड फॉर ईच अदर। नुआनुआन मुस्कुराई और बड़े लार से बोली, हाँ, मुझे भी यही लगता है। सेलिना ने फोन लाउड स्पीकर पर रखा था। नुआनुआन का ये रोमांटिक जवाब सुनकर आसपास खड़े उसके साथियों के पसीने छूट गए। सबके मन में एक ही बात आई, बाप रे, हमारी पत्थर दिल बिग बॉस इतनी ज्यादा फिल्मी और भावुक कब से हो गईं? सेलिना ने वो सवाल पूछ लिया जिसे पूछने की हिम्मत बेचारे एडन में नहीं थी। आखिर प्यार शब्द उनके गिरोह में एक तरह का बैन टबू जो था। सेलिना ने धीरे से पूछा, बिग बॉस, आप जीजाजी से सच में प्यार करती है ना? नुआनुआन ने बिना हिचकिचाए शान से सिर हिलाया और कहा, हाँ, बहुत। सेलिना और एडन ने अपनी सांसें रोक लीं। सेलिना ने दबी आवाज में अगला सवाल दागा, तो फिर बड़े भाई बिग ब्रदर का क्या होगा? 2 सेकंड के लिए फोन पर सन्नाटा छा गया। फिर नुआनुआन की आवाज आई, देखो, तुम सब जानते हो कि मैं उन्हें सिर्फ अपना बड़ा भाई मानती हूं, पर बिग बॉस, आपको पता है कि बड़े भाई के मन में आपके लिए क्या है? नुआनुआन ने संजीदगी से कहा, इसीलिए तुम में से कोई भी उन्हें मेरी सगाई के बारे में अभी कुछ नहीं बताएगा, लेकिन उन्हें आज नहीं तो कल पता चल ही जाएगा। जब तक उन्हें पता चलेगा तब तक मेरी शादी हो चुकी होगी। मैं खुद उन्हें सब सच बता दूंगी। झटके में सच जान लेना उस तकलीफ से बेहतर है जो धीरे धीरे तिल तिल कर मिलती है। कितनी बेरहम, सबने मन ही मन सोचा। बिग बॉस आखिर बिग बॉस ही है। उनका फैसला पत्थर की लकीर होता है। अगर उन्होंने मन बना लिया कि वो दीवार से टकराएंगी तो वो टकराकर ही मानेंगी, और अगर उन्होंने किसी चीज के लिए मना कर दिया तो दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो कभी नहीं पिघलेंगी। सेलिना का नया प्लान। नुआनुआन ने बात बदलते हुए पूछा, अच्छा, मेरी बात छोड़ो सेलिना, अब जब तुम यहाँ हमेशा के लिए रहने आ गई हो तो क्या इरादा है? क्या तुम भी तियानहेंग होल्डिंग्स में काम करोगी? एडन की आंखों में चमक आ गई। वो बड़ी उम्मीद से सेलिना की तरफ देखने लगा। छी, ऐसी जगह पर काम कौन करेगा? सेलिना ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, मैं अभी सिर्फ 20 साल की हूँ। मैंने तो अभी यूनिवर्सिटी की शक्ल तक नहीं देखी। एडन ने पास खड़े होकर एक मजाकिया आवाज निकाली, पफ्त, जैसे वो उसका मजाक उड़ा रहा हो। नुआनुआन ने हंसकर पूछा, तो तुम कौन सी यूनिवर्सिटी जाओगी? बेशक जियायोंग। बिग बॉस, आप भी तो जियायोंग में ही है ना? मैं वहां आपके साथ रहूंगी। नुआनुआन ने उसे टोकते हुए कहा, मैं तो एम्परर डिस्ट्रिक्ट की मेडिकल यूनिवर्सिटी जाने वाली हूँ। कोई बात नहीं, मैं वहां भी पहुंच जाऊंगी। मैं वहां एम्परर डिस्ट्रिक्ट में एक आलीशान प्राइवेट हॉस्पिटल खोलूंगी और जब आप ग्रेजुएट हो जाएंगी तो आप उस हॉस्पिटल की मालकिन होंगी। नुआनुआन ने अपना माथा पीट लिया। सेलिना, हम खानदानी रईस हैं, कुछ तो शर्म करो। जब से नुआनुआन झोंग परिवार में वापस आई थी, उसने ये अरिस्टोक्रेट शब्द इतनी बार सुना था कि अब उसे इस शब्द का मतलब ही समझ नहीं आता था। सेलिना ने टशन में कहा, मैं ही तो असली रईस हूँ। जब मैं पूरी दुनिया की रानी बन जाऊंगी तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि मुझे रईस न कहे। नुआनुआन उसकी बातों पर मुस्कुरा दी। उसकी नज़र में ये रईसी वईसी कुछ नहीं थी, सबसे बड़ा तो पैसा ही था। फिर उसे याद आया कि कैसे चियांग ने उन सबको सट्टेबाज कहा था। ये सोचकर उसने अपनी भड़ास मन में ही दबा ली। फौजी हेडक्वार्टर का नज़ारा। सर, अंदर आ जाओ। चीफ ऑफ स्टाफ कु मिंगई ने जब देखा कि सामने झोंग कुईजुन, नुआनुआन के पिता, खड़े हैं तो वो मुस्कुरा दिए। अरे पुराने यार झोंग, दोपहर में यहाँ क्या कर रहे हो? कहीं मुझे लंच पर ले जाने का इरादा तो नहीं है? झोंग कुईजुन हंसे और बोले, चीफ साहब, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। मैं आपको लंच खिलाने ही आया हूँ। चलिए, आज कैंटीन में चलकर मस्त मसालेदार सब्जियां खाते हैं। मेरी तरफ से दावत। कु मिंगे खिलखिलाकर हंसे, फिर तो मैं कम से कम 3 डिश ऑर्डर करूंगा। बिल्कुल, 1 मीट,
एक सब्जी और साथ में गर्मागर्म सूप भी लेंगे। क्या झोंग कुईजुन का ये लंच सिर्फ एक दोस्ती का हिस्सा है या इसके पीछे कोई गहरी चाल है? और सेलिना का स्कूल जाना क्या नया तमाशा खड़ा करेगा? जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। चलिए अब चलते हैं मिलिट्री बेस के उस कैंटीन में जहां दो पुराने फौजी अफसरों के बीच एक बहुत ही सीक्रेट और दिलचस्प बातचीत चल रही है। अध्याय 89 ची यांग की असली पहचान। कु मिंगे जोर से हंसे और झोंग कुईजुन की तरफ उंगली दिखाकर बोले, अरे भाई झोंग, तुम्हारी बीवी तो मशहूर जियांग ग्रुप की हिस्सेदार है, फिर भी तुम इतने कंजूस क्यों बन रहे हो? झोंग कुईजुन भी इस मजाक पर खिलखिलाकर हंस पड़े। कैंटीन का माहौल एकदम दोस्ताना और खुशनुमा लग रहा था। वैसे तो मिलिट्री बेस में सब एक दूसरे को सालों से जानते थे, लेकिन जो नए कमांडर इन चीफ आए थे उनके बारे में किसी को ज्यादा कुछ नहीं पता था। चीफ ऑफ स्टाफ कु मिंगे एक बहुत ही मंझे हुए और शातिर खिलाड़ी थे, बिल्कुल एक पुरानी लोमड़ी की तरह। वो सबके साथ घुल मिल कर रहते थे, लेकिन थे बड़े उसूलों वाले। अगर कोई उन्हें नाराज कर दे तो वो चेहरे पर तो हंसी रखते थे, लेकिन पीठ पीछे उस इंसान की बैन बजाने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। झोंग कुईजुन भी कु मिंगे के सामने शरीफ और ईमानदार बनने का पूरा नाटक करते थे। वो दिखाना चाहते थे कि वो अपने काम के लिए कितने समर्पित है। भले ही उन्हें जियांग ग्रुप का सपोर्ट था, फिर भी वो फौजी बेस में फूंक फूंक कर कदम रखते थे। उन्होंने भले ही फौज के लिए कोई बहुत बड़ा तीर न मारा हो, पर उन्होंने अपना रिकॉर्ड इतना साफ रखा था कि कोई उन पर उंगली नहीं उठा सकता था। कु मिंगे इसीलिए उन्हें पसंद करते थे। कु मिंगे का ओहदा कुईजुन से काफी बड़ा था और उनकी सैलरी में भी जमीन आसमान का फर्क था। ऐसे में कुईजुन का उन्हें किसी महंगे होटल के बजाय कैंटीन में सादा खाना खिलाना कु मिंगे को अच्छा लगा। उन्हें लगा कि कुईजुन कोई चापलूस आदमी नहीं है। मेज पर रखी उन 3 साधारण डिशेज को देखकर कु मिंगे के पास कहने को तो कुछ नहीं था, पर उन्हें खुशी हुई। खाना शुरू करते हुए उन्होंने पूछा, पुरानी यादें तो होती रहेंगी, पर ये बताओ झोंग, आज यहाँ आने का असली मकसद क्या है? झोंग कुईजुन ने सावधानी से अपने आसपास देखा। जब उन्हें यकीन हो गया कि कोई उनकी बातें सुन नहीं रहा, तो उन्होंने सीधे मुद्दे की बात छेड़ी। चीफ साहब, मुझे एक बात की तह तक जाना है। ओह, ऐसी क्या बात है? ये ची यांग, आखिर इसकी असली बैकग्राउंड क्या है? कु मिंगे के चेहरे पर अचानक आई हैरानी को देखकर झोंग कुईजुन तुरंत सफाई देते हुए बोले, देखिए, ची यांग बहुत ही काबिल, मेहनती और बहादुर है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी फौज में बिता दी, पर मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन सर, वो सिर्फ 26 साल का है। मैंने अपनी इतनी लंबी नौकरी में आज तक कोई 26 साल का कैप्टन नहीं देखा। आखिर वो किसका आदमी है या उसका पीछे कौन खड़ा है? प्लीज मुझे बताइए। कु मिंगे जो मजे से खाना खा रहे थे, ये सवाल सुनते ही उन्होंने अपने चॉपस्टिक्स नीचे रख दिए। झोंग कुईजुन, कुछ बातें ऐसी होती है जिनमें नाक नहीं घुसानी चाहिए। तुम फौज के इतने पुराने खिलाड़ी हो, क्या तुम्हें ये बुनियादी नियम नहीं पता? कु मिंगे की आवाज में अब थोड़ी सख्ती थी। नियम तो मैं जानता हूं सर, इसीलिए जब वो अचानक आए और मेरी जगह कैप्टन बन गए, तो मैंने उस तक नहीं की। मुझे लगा कि ऊपर वालों का कोई खास प्लान होगा। वो वाकई मुझसे कई मामलों में बेहतर है। लेकिन कुईजुन कहते कहते रुक गए। जब उन्होंने देखा कि कु मिंगे कुछ नहीं बोलने वाले, तो उन्होंने अपना आखिरी पत्ता फेंका। ची यांग की शादी की रिपोर्ट पर आपने और कमांडर इन चीफ ने साइन किए हैं, तो आप जानते ही होंगे कि उसकी होने वाली पत्नी मेरी छोटी बेटी झोंग नुआनुआन है, ऐ ना? कु मिंगे मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल। जब भी ची यांग मुझसे मिलता है, वो अपनी मंगेतर की ही बातें करता रहता है। आजकल के बच्चे उसे क्या कहते हैं भला? हाँ, डॉग फूड खिलाना, मतलब सिंगल लोगों के सामने प्यार का दिखावा करना। वो लड़का जब भी मेरे पास किसी काम से आता है, मुट्ठी भर भर के प्यार की बातें सुना जाता है। मेरा तो पूरा दिन ही मीठा मीठा सा हो जाता है। झोंग कुईजुन हंसे। ची यांग और नुआनुआन का रिश्ता बहुत गहरा है। एक पिता होने के नाते मुझे खुशी है कि वो दोनों एक दूसरे के इतने करीब है।
फिर कुईजुन ने अपनी बात को एक नया मोड़ दिया। लेकिन सर, ची यांग मेरी नुआनुआन के लिए जरूरत से ज्यादा अच्छा है। उसकी काबिलियत और उसका रुतबा देखकर एक बाप होने के नाते मुझे थोड़ा डर लगता है। क्या झोंग कुईजुन को अपनी बेटी की चिंता है या वो ची यांग की ताकत से घबरा रहा है? कु मिंगे क्या उसे सच बताएंगे? जानने के लिए अगले अध्याय का इंतजार करें। अध्याय 90 शक का घेरा और पिता की चिंता। कु मिंगे ने बड़े मजे से एक निवाला तोड़ा और पूछा, अरे भाई, आखिर बात क्या है? तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? झोंग कुईजुन ने थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद अपना दिल खोलकर रख दिया। चीफ साहब, इस रविवार को हमारे घर पर एक छोटी सी दावत है। हाँ हाँ, मुझे पता है। नुआनुआन के घर वापसी की दावत है ना? मैं और कमांडर इन चीफ, हम दोनों वहां आ रहे हैं। कु मिंगे ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। कुईजुन ने बात आगे बढ़ाई। कल ची यांग ने निंग वेनहाओ के हाथ नुआनुआन के लिए एक गाउन भिजवाया है। साथ ही जूते और एक नया फोन भी तोहफे में दिया है। कु मिंगे जोर से हंसे और बोले, हाँ हाँ हाँ, तो क्या ससुर जी को भी दामाद की तरफ से डॉग फूड, प्यार का दिखावा खाना पड़ गया? अरे नहीं सर, बात वो नहीं है। जब मैंने वो गाउन और फोन देखा तो मैं नुआनुआन के लिए खुश तो बहुत था, पर मेरी बीवी और बड़ी बेटी के तो जैसे चेहरे ही उतर गए। ओह, भला ऐसा क्यों? कु मिंगे ने हैरानी से पूछा। कुईजुन ने आवाज धीमी करते हुए कहा, जब लड़कियां अपने कमरे में चली गईं तो मेरी पत्नी ने मुझे बताया कि वो तीनों तियानहिंग होल्डिंग्स में गाउन खरीदने गई थीं, पर वहां उन्हें पता चला कि ची यांग ने तो खुद वेनिया कंपनी के मालिक और सबसे बड़े डिजाइनर से कहकर नुआनुआन के लिए खास गाउन तैयार करवाया है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस एक गाउन की कीमत कितनी है? कु मिंगे को इन चीजों की थोड़ी समझ थी। उन्होंने अटकल लगाई, कुछ लाखों में होगा। सर, 75 लाख, 7.5 मिलियन। कुईजुन के गले से जैसे आवाज मुश्किल से निकली। कितना? कु मिंगे भी एक पल के लिए चौंक गए। यही तो डर है सर। चीफ साहब, आप जानते हैं कि मेरी पत्नी का भाई क्लाउड ग्रुप का चेयरमैन है। उन दोनों के बीच इतने अच्छे रिश्ते हैं और मेरी पत्नी के पास भी काफी शेयर्स है। फिर भी मेरी बीवी कभी इतना महंगा गाउन खरीदने की हिम्मत नहीं करती। कुईजुन की सिक्र अब साफ दिख रही थी। ची यांग सिर्फ एक कैप्टन है। उसकी तनख्वाह और बोनस मिलाकर साल का मुश्किल से 4.5 या 7 लाख तक होता होगा। फिर उसके पास एक गाउन पर लुटाने के लिए 75 लाख रुपए कहाँ से आए? ये कोई घर नहीं है सर, ये सिर्फ एक कपड़ा है। मेरा दिल बैठा जा रहा है। मुझे डर है कि कहीं ची यांग चोरी छिपे कोई गलत काम तो नहीं कर रहा। चीफ साहब, मेरी बात को गलत मत समझिए। मेरी नुआनुआन जब 3 साल की थी तब उसे मानव तस्करों, ह्यूमन ट्रैफिकर्स, ने अगवा कर लिया था। वो 17 साल की उम्र में मेरे पास वापस आई है। वो मेरी जान है। मैं उसे खोना नहीं चाहता। अब जब उसे ची यांग से प्यार हो गया है तो मुझे डर सता रहा है कि कहीं उस लड़के के चालचलन में कोई गड़बड़ तो नहीं। हा 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 हा। कुईजुन की बात खत्म होते ही कु मिंगे ठहाका मारकर हंस पड़े। अरे पुराने यार झोंग, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। मैं ची यांग को रग-रग से जानता हूँ। इसमें कोई शक नहीं कि उसका पैसा बिल्कुल नेक कमाई का है। वो लड़का कभी किसी गलत काम में शामिल नहीं हो सकता। तुम इस बात की बिल्कुल चिंता छोड़ दो। कु मिंगे ने उसे तसल्ली देते हुए आगे कहा, ची यांग न सिर्फ तुम्हारा होने वाला दामाद है बल्कि तुम्हारा साथी फौजी भी है। माना कि तुम दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट में हो, पर वो तुम्हारा सीनियर है। अगर वो 26 साल की उम्र में इस रैंक तक पहुंचा है तो इसका मतलब है कि देश और फौज उस पर पूरा भरोसा करते हैं। एक ससुर होने के नाते तुम्हें भी उस पर उतना ही भरोसा करना चाहिए जितना ये फौज करती है। झोंग कुईजुन ने हार नहीं मानी। वो मेरा दामाद है तो भरोसा तो है ही, पर वो मेरी बेटी से शादी कर रहा है और मुझे उसकी बैकग्राउंड, खानदान के बारे में रत्ती भर भी अंदाजा नहीं है। मैंने उससे पूछा भी, पर उसने कुछ नहीं बताया। क्या उसे अपने ससुर की कोई परवाह नहीं है?
कु मिंगे ने कंधे उचकाते हुए कहा, सच कहूँ तो मुझे भी चियांग की बैकग्राउंड के बारे में कुछ नहीं पता। पूरे मिलिट्री बेस में सिर्फ एक ही इंसान है जिसे सब पता है, वो है हमारे कमांडर इन चीफ। क्यों न तुम उन्हीं से जाकर पूछ लो। ये सुनकर झोंग कुईजुन सन रह गए, यानी कमांडर इन चीफ से पूछने की उनकी हिम्मत नहीं थी। खाना खत्म करने के बाद झोंग कुईजुन खाली हाथ, बिना कोई राज जाने, वापस लौट आए। और देखते ही देखते उस बड़ी दावत का दिन आ ही गया। झोंग नुआनुआन हमेशा की तरह सुबह 6 बजे उठ गई। हाथ मुंह धोने के बाद उसने एक गिलास गुनगुना पानी पिया और फ्रेश महसूस करते हुए जॉगिंग के लिए बाहर निकल गई। अब शुरू होगा असली ड्रामा। जब 75 लाख का गाउन पहनकर नुआनुआन सबके सामने आएगी, तो क्या झोंग कियान का चेहरा देखने लायक होगा? और क्या एडन उस दावत में आकर कोई नया हंगामा करेगा?